हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग खुश हैं, मस्त और अपनी पढ़ाई को निरंतर रूप से जारी रख पा रहे हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसआर स्टूडेंट सॉल्यूशन। आज की जो अपनी कक्षा है उसमें हम लोग बात करेंगे अपना साइंस का 11वां चैप्टर, जो सबको बहुत ज्यादा हार्ड लगता है। उसे किस प्रकार आप लोग छोटी सी वीडियो के अंदर याद कर सकते हैं, यानी कि उसके अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम बस आज की कक्षा में कवर कर लेंगे। तो हमारे चैप्टर का नाम है विद्युत। चैप्टर का नाम विद्युत है और सबसे पहला जो टॉपिक है वो है विद्युत धारा। विद्युत धारा, जो विद्युत धारा होता है इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो होता है आई। क्या होता है? आई। अब हम बात करते हैं कि सर विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा क्या है? आवेशों के प्रवाह की जो दर होती है, आवेशों के प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा। तो इसका एक फॉर्मूला जो निकल के आता है वो क्या होता है? आई बराबर क्यू बटे टी। विद्युत धारा का मात्रक हमें पता होना चाहिए कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर को दर्शाते किससे हैं? ए से दर्शाया जाता है। अब विद्युत धारा को मापने का एक यंत्र होता है जिसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको जो मापने का यंत्र होगा, यानी विद्युत धारा मापक जो यंत्र है उसका नाम होता है हमारा एमीटर। क्या होता है? एमीटर। और एमीटर को भी किससे दर्शाया जाता है? ए से। फिर उसके बाद में पूछा जाता है कि ये जो एमीटर है ये परिपथ के अंदर किस क्रम में लगाया जाता है। तो एमीटर हमेशा परिपथ के अंदर आपका लगेगा श्रेणी क्रम में। किस क्रम में लगेगा? श्रेणी क्रम। ये सारी चीजें हम लोग अब अभी देख लेंगे कि श्रेणी क्रम समांतर क्रम क्या है। इसके जस्ट बाद में हम लोग बात करते हैं कि विद्युत परिपथ क्या है। जो मैंने नाम लिया था अभी विद्युत परिपथ, वो क्या होता है? विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ क्या होता है? विद्युत धारा की सतत यानी कि लगातार सतत व बंद पथ को, बंद पथ मतलब रास्ता, बंद पथ को क्या कहा जाता है? विद्युत परिपथ कहा जाता है। तो विद्युत परिपथ बनाने के लिए हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास एक तो होना चाहिए बैटरी। क्या होनी चाहिए? बैटरी होनी चाहिए। दूसरा, बैटरी के बाद में हमारे पास होनी चाहिए एमीटर होना चाहिए। एमीटर के बाद हमारे पास क्या होनी चाहिए? कुंजी होनी चाहिए। कुंजी के बाद हमारे पास क्या होना चाहिए? एक बल्ब होना चाहिए। और धारा को नियंत्रित करने के लिए एक धारा नियंत्रक रखता है, वो भी हमारे पास होना चाहिए। तो और क्या होना चाहिए? तार होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तार। अब क्या होगा कि मैंने एक बैटरी ले ली, इसका ये वाला हिस्सा जो है वो प्लस है, ये वाला हिस्सा जो है वो माइनस है। इस प्लस वाले हिस्से के साथ क्या जुड़ा होगा? एमीटर जुड़ा होगा। उसके बाद में क्या लगा होगा? बल्ब लगा होगा। बल्ब के बाद में क्या लगी होगी? कुंजी लगी होगी। और कुंजी के बाद में क्या लगा हो सकता है? धारा नियंत्रक लगा हुआ हो सकता है। और इस तरह का ये जो बंद पथ बन गया, ये क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ कहलाता है। और ये जो धनात्मक सिरा जो निकला है बैटरी से, इस तार को हम क्या कहेंगे? धनात्मक तार कहेंगे। कैसे रंग का होता है? लाल रंग का होता है। और जो ऋणात्मक सिरे से जो तार निकलता है उसको कहते हैं हम लोग ऋणात्मक तार। क्या कहते हैं? ऋणात्मक तार। कैसे रंग का होता है? काले रंग का होता है। यहां तक समझ में आई बात? अब हम लोग बात करेंगे कि विद्युत विभव क्या होता है। विद्युत विभव, विद्युत विभव जो होता है इसको दर्शाया V से ही जाता है। और जो विद्युत विभव होता है वो होता है किसी भी धनावेश को, किसी भी एकांक धनावेश कह सकते हो या सीधा धनावेश कह सकते हो, किसी भी धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में, विद्युत क्षेत्र तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वो क्या कहलाता है? आपका विद्युत विभव कहलाता है। तो इसका फॉर्मूला निकल कर आता है V बराबर W बटे Q। समझे कि नहीं समझे? यानी कि W क्या हो गया? किया गया कार्य हो गया, और Q क्या हो गया? यहाँ पर आवेश हो गए। जो विद्युत विभव और विभवांतर होता है इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। इसको दर्शाते किससे है? V से ही इसको दर्शाया जाता है। और विद्युत विभव के बाद हम लोग बात करते हैं विद्युत विभवांतर। दोनों में नाम में थोड़ा सा अंतर है, बस थोड़ी सी इनकी डेफिनेशन अलग है। विभवांतर,
विद्युत विभवांतर जो होता है वो क्या होता है, किसी भी परिपथ के अंदर, किसी भी परिपथ में जो धनावेश होता है, धनावेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में किया गया जो कार्य होता है वो क्या कहलाता है, आपका विद्युत विभवांतर कहलाता है। यानी कि इसका फॉर्मूला आता है डेल्टा वी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू, है ना। डेल्टा वी का मतलब हो गया V2 माइनस V1, दूसरी स्थिति से पहली स्थिति बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। ये आ गया अपने विद्युत विभवांतर का सूत्र। अब हम लोग बात करेंगे ओम के नियम की। किसकी बात करेंगे, ओम के नियम की। ओम का नियम, ओम का जो नियम है वो क्या कहता है कि ओम का नियम कहता है कि विद्युत विभवांतर जो होता है वो समानुपाती होता है विद्युत धारा के। यानी कि जो विभवांतर होगा वो किसके समानुपाती होगा, विद्युत धारा के, विद्युत धारा की। यानी कि ओम का नियम क्या कहता है, विभवांतर किसके समानुपाती है, विद्युत धारा के। यानी कि इससे हमें पता चलता है कि यदि मैं विभवांतर का मान बढ़ाऊंगा तो आई का मान बढ़ेगा, और विभवांतर का मान यदि मैं घटाऊंगा तो आई का मान भी घटेगा। इसके बाद में ओम ने क्या दिया था, इन वी और आई के मध्य एक ग्राफ दिया था, जो क्या होता है, आपको सवाल ये पूछा जा सकता है कि ये जो ओम के नियम में जो ग्राफ आता है वी और आई के मध्य, वो किस रेखा में आता है या कैसा आता है, तो वो सरल रेखीय ग्राफ होता है। कैसा होता है, सरल रेखीय ग्राफ होता है वी और आई के मध्य। यानी कि इससे ये भी पता चलता है कि वी बढ़ाएंगे तो आई का मान बढ़ रहा है। समझ गए क्या। अब बात आती है कि ओम का जो नियम है, ओम के नियम में जो ओम ने अपने नियम दिया था उसमें उसने मात्रक क्या दिया था, तो ओम के नियम के अंदर उसने अपना मात्रक दिया था क्या, ओम ने अपना मात्रक अपने नाम पर ही दिया था ओम, और उसका प्रतीक चिन्ह होता है ऐसा। समझे कि नहीं समझे। अब बात आती है कि सर जो V है ना वो I के समानुपाती है। V क्या है, I के समानुपाती। तो यदि मैं समानुपाती का चिन्ह हटाकर यहाँ पर बराबर लगाऊंगा तो उनका नियम क्या कहेगा, तो वो कहेगा V बराबर I R, क्योंकि ये कहता है कि यदि आप लोग समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो यहाँ पर एक नियतांक लगेगा। क्या लगेगा, नियतांक लगेगा, और ये नियतांक होता है R। R क्या होता है, नियतांक, और इसको कहा क्या जाता है, किसका नियतांक है, प्रतिरोध का। किसका नियतांक है, प्रतिरोध का। समझे कि नहीं समझे। अब नाम आया कि सर प्रतिरोध, क्या नाम आया, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध के बारे में जानकारी लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्रतिरोध के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, प्रतिरोध के बारे में। तो जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है कि विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध क्या कहलाता है, उत्पन्न अवरोध क्या कहलाएगा, आपका प्रतिरोध कहलाएगा। प्रतिरोध को दर्शाने का प्रतीक चिन्ह होता है R। क्या होता है, R। और ओम के नियम के द्वारा इसका एक सूत्र निकलता है, यानी कि V बराबर आई आर। ये क्या कहता है हमारा ओम का नियम, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बट्टे आई। R बराबर क्या हो जाएगा आपका, V बट्टे आई। और V क्या होता है आपका, वोल्टेज होता है। क्या होता है, वोल्टेज होता है, ये विभवांतर होता है। और आई क्या होती है आपकी, विद्युत धारा। क्या होती है, विद्युत धारा। इसका जो हम लोग मात्रक की बात करेंगे तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम ही होता है। क्या होता है, ओम होता है। समझ गए क्या। उसके बाद में बात आती है कि सर जो प्रतिरोध है, अब ये प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करेगा, यानी कि प्रतिरोध पर निर्भर करने वाले कारक, प्रतिरोध पर निर्भर करने वाले कारक मुख्यतः तीन कारक होते हैं। पहला कारक होता है अपना तार की लंबाई, यानी कि जो बैटरी से आपने तार जोड़ रखा है उसकी लंबाई कितनी है, तार की लंबाई L। सेकंड होता है आपका तार की मोटाई या तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, यानी कि अनुप्रस्थ काट, तार का अनुप्रस्थ काट या तार की मोटाई, जिसको हम लोग दर्शाते हैं A से। और एक होता है आपका प्रतिरोधकता। क्या होता है, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता क्या होता है, एकांक समय में किसी भी चालक तार के अंदर प्रवाहित जो विद्युत विभव और आपकी जो विद्युत धारा होती है उसका
जो मान होता है वो क्या कहलाता है आपका प्रतिरोधकता। या फिर प्रतिरोधकता का एक सूत्र, एक और डेफिनेशन आती है कि किसी भी चालक तार के अंदर एकांक समय में प्रवाहित एकांक लंबाई और अनुप्रस्थ काट को लेकर के जो भी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसका मान क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता कहलाता है। प्रतिरोधकता को दर्शाया जाता है रो से। किसे दर्शाया जाता है, रो से। तो इसका एक जो फॉर्मूला निकल कर आता है वो क्या आता है कि आर बराबर रो एल बटा ए। क्या आता है, आर बराबर रो एल बटा ए। इसको यदि हम लोग यहाँ पर साइड में लिखें तो इससे ये पता चलता है कि जो आर है वो किसके समानुपाती होता है, रो के। किसके समानुपाती होता है, रो के। और रो क्या है, हमारी प्रतिरोधकता। क्या है, रो प्रतिरोधकता। आर किसके समानुपाती हो गया, एल की। और आर किसके समानुपाती होगा, 1/a के। यानी कि ये लंबाई के भी क्या है, समानुपाती। लंबाई के क्या है, समानुपाती। परंतु ये तार की मोटाई के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। अब समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का आप लोग क्या समझेंगे, समानुपाती का मतलब यानी कि आर का मान बढ़ेगा तो जो समानुपाती चीजें हैं वो भी बढ़ेंगे, जैसे लंबाई और प्रतिरोधकता भी बढ़ेगी। परंतु यदि आर का मान बढ़ाएंगे और तो हम लोग क्या देखेंगे कि उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यानी कि यदि हम लोग किसी भी तार का ए का मान बढ़ा देते हैं तो उसमें प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे प्रतिरोधकता के बारे में। किसके बारे में, प्रतिरोधकता के बारे में, जो हम लोग पीछे चर्चा कर चुके हैं। प्रतिरोधकता जो होती है वो होती है रो। और प्रतिरोधकता की हमारी डेफिनेशन क्या होती है कि एकांक लंबाई व एकांक क्षेत्रफल में तार की चालकता। इसका जो फॉर्मूला बनता है वो पीछे वाले जो प्रतिरोध का फॉर्मूला था उसी से बन जाता है कि आर बराबर हमने पढ़ रखा है कि रो एल बटा ए। ये आप लोगों ने पढ़ रखा, तो हमें तो रो का मान निकालना है, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, आर गुणा ए बटा एल। आर गुणा ए बटा एल। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, इसका मात्रक होता है ओम मीटर। ओम गुणा मीटर। समझ गए क्या। यह जो हमारे जो तार का प्रतिरोध होता है वो कई अन्य चीजों पर भी निर्भर करता है। जैसे पहला तो ये निर्भर करेगा तार की प्रकृति पे। तार की प्रकृति पे ये अन्य कारक है। कौन से कारक है, अन्य कारक। वो मुख्य कारक है, ये कौन से कारक है, अन्य कारक है। यानी कि तार की प्रकृति, तार कौन सी प्रकृति का है। तार मान लो कोई यदि सिल्वर का तार होता है तो उसमें प्रतिरोध कैसा होता है, कम होता है। और यदि वहीं पर एल्यूमिनियम का तार है तो उसमें क्या होता है, उसकी प्रतिरोधकता बहुत ही ज्यादा होती है, जिससे वो जल्दी जल जाता है। दूसरी बात हम लोग करते हैं कि ये चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जो चालकता होती है वो ओम की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि यदि किसी भी तार की चालकता ज्यादा है, तार की क्या है, चालकता ज्यादा है, तो उसका प्रतिरोध कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को एक एग्जांपल बताया था कि सिल्वर की जो चालकता है वो ज्यादा है परंतु उसका प्रतिरोध क्या है, कम है। एल्यूमिनियम की चालकता जो है वो सिल्वर के मुकाबले क्या है, कम है, परंतु उसका प्रतिरोध क्या है, ज्यादा है। तीसरी बात है, तीसरा है तापमान। तीसरा कारक क्या है, तापमान। जो आपका प्रतिरोध होता है वो तापमान के समानुपाती होता है। यानी कि तापमान यदि आप लोग बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाएगा। ये बात हो गई थी हमारी प्रतिरोध की। अब हम लोग बात करेंगे कि सर ये प्रतिरोध का जो संयोजन होता है वो किस प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है और संयोजन क्यों किया जाता है। यानी कि परिपथ के अंदर जो प्रतिरोध लगाए जाते हैं तो उनका संयोजन किस प्रकार से किया जाएगा। और यदि हम लोगों को उन्हीं सभी जितने भी संयोजन है उनका हम लोग तुल्य प्रतिरोध किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन यानी कि जो प्रतिरोध है उनको हम लोग विद्युत परिपथ में किस प्रकार से संयोजित करेंगे और उनको संयोजित करने के बाद हम उनका तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे। यानी प्रतिरोधों का संयोजन करने का मुख्य कारण क्या है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। और तुल्य प्रतिरोध या फिर हम क्या कह सकते हैं उसको कुल प्रतिरोध
कह सकते हैं। अब किसी भी परिपथ के अंदर जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा? श्रेणी क्रम संयोजन। और दूसरा होता है आपका समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम या फिर इसको पार्श्व क्रम संयोजन भी कहा जाता है। समझ गए क्या? अब जो आपका श्रेणी क्रम संयोजन है उसमें जो प्रतिरोध जुड़े होंगे वो क्या होंगे? एक के बाद दूसरा प्रतिरोध, दूसरे के बाद तीसरा प्रतिरोध, इसी लाइन में जुड़े होंगे। तो इनका यदि हम लोगों को तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, आर तुल्य ज्ञात करना है, तो वो क्या हो सकता है? मान लो मैं इसको R1 कहता हूँ, इसको R2 कहता हूँ, इसको R3 कहता हूँ, तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। समझे कि नहीं समझे? और फिर उसके बाद में आता है दूसरा संयोजन जो है समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा? एक प्रतिरोध के समांतर में दूसरा प्रतिरोध जुड़ा होगा, और जो तीनों प्रतिरोध जुड़े होंगे उनका पहला सिरा एक समान तार से और अंतिम सिरे एक समान तार से जुड़े होंगे। समझ गए क्या? जैसे मैंने कहा R1, R2 और R3, तो इसको ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 1/R तुल्य बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। एक और बात जो आप लोगों को पूछी जाती है वो क्या होता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो विद्युत धारा का मान होता है वो सभी प्रतिरोधों में समान होता है कि अलग अलग होता है? तो विद्युत धारा का मान हर प्रतिरोध के लिए क्या होता है? समान होता है। कैसा होता है? समान होता है। परंतु विभव का मान जो होता है वो हर एक प्रतिरोध के लिए अलग अलग होता है। कैसा होता है? अलग अलग होता है। परंतु समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि सभी के लिए विभवांतर का मान तो समान होता है। विभवांतर का मान कैसा होता है? समान होता है। परंतु जो विद्युत धारा का मान है, किसका? विद्युत धारा का मान वो हर एक प्रतिरोध के लिए कैसा होता है बेटा? अलग अलग होता है। ये वाली बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब हम लोग बात करेंगे कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किसे कहते हैं। अगला जो टॉपिक है वो क्या है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव इसमें क्या होता है? जब किसी भी विद्युत परिपथ के साथ या विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों का समूह जुड़ा होता है। किसका समूह? प्रतिरोधों का समूह जुड़ा होता है। तो वो जितनी भी विद्युत धारा होती है, जितनी भी विद्युत धारा कहें या हम कहें जितनी भी विद्युत ऊर्जा होती है वो किसमें परिवर्तित हो जाती है? उष्मा यानी कि हीट में परिवर्तित हो जाती है। तो ये क्या कहलाता है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। और विद्युत धारा के तापीय प्रभाव की इस युक्ति के ऊपर कार्य करने वाले बहुत सारे उपकरण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहें विद्युत की जो इस्त्री होगी वो इसी पे चलती है, हम कहते हैं हीटर, वो भी इसी पे चलता है। टोस्टर मैं कह दूं वो भी क्या करता है? इसी के ऊपर चलता है। समझ गए क्या? ये होता है हमारा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, यानी विद्युत ऊर्जा का किसमें बदल जाना? विद्युत ऊष्मा में बदल जाना क्या कहलाता है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। इससे अगला जो अपना टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, उसका नाम है जूल का नियम कह सकते हैं हम लोग जूल का नियम या विद्युत धारा का जूल का नियम कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं विद्युत ऊर्जा। क्या कह सकते हैं हम लोग बेटा उसे? विद्युत ऊर्जा। क्या कहा जा सकता है उसको? विद्युत ऊर्जा कहा जा सकता है। यानी कि विद्युत ऊर्जा क्या है? किसी भी चालक में आवेशों की प्रवाह होने पर जो विद्युत ऊर्जा का व्यय होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा कहते हैं। यानी कि जो विद्युत ऊर्जा का व्यय नहीं कह सकते हम लोग इसको, जो विद्युत धारा का व्यय होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा का। और इसमें जो ऊर्जा है, अब कोई भी ऊर्जा यदि उपयोग हो रही है यानी कि, तो उस समय क्या होता है? जब भी ऊर्जा का उपयोग होता है उसमें बनती है तो क्या होता है? कार्य होता है। क्या होता है? कार्य होता है। और कार्य को जो नापने की यानी कि उष्मा को जो मापने की जो
इकाई होती है वो होती है जूल। क्या होती है? जूल। यानी कि जूल नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था कि किसी भी कार्य को यदि आप लोग कर रहे हो तो उसमें जो ऊर्जा बनेगी उसको आप लोग किसमें मापोगे? तो उसको आप लोग मापोगे जूल में। किसमें मापोगे आप लोग उसको? जूल में। तो याद रखना जूल के नियम में उस माप को मापने की इकाई बताई गई थी जो क्या थी? जूल। क्या थी? जूल। जूल को दर्शाते हैं किससे? है जे से। किससे दर्शाते हैं? जे से दर्शाया जाता है। यानी कि ये क्या ऐसे भी कह सकते हो कि चालक में आवेशों के प्रवाह के लिए किया गया जो कार्य है या जो काम हम लोग कर रहे हैं वो क्या कहलाता है? विद्युत ऊर्जा या फिर जूल का नियम कहलाता है। जो विद्युत ऊर्जा होती है उसके अंदर आप लोगों को क्या करना है? तीन रूल आप लोगों, तीन सूत्र आप लोगों को याद रखने हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला सूत्र है W बराबर V गुणा Q। समझ गए? दूसरा सूत्र है W बराबर I स्क्वायर RT। और जो तीसरा आपका सूत्र बनता है वो क्या है? W बराबर VI T। समझ गए? ये तीन सूत्र आप लोग याद कर लेंगे तो जो भी सवाल आएंगे वो आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे विद्युत शक्ति के बारे में। किसके बारे में? विद्युत शक्ति के बारे में। विद्युत शक्ति को दर्शाया जाता है P से। किससे दर्शाया जाता है? P से। विद्युत शक्ति क्या होती है? परिपथ में उपयुक्त या फिर उपयोग की गई जो विद्युत धारा है, उपयुक्त जो विद्युत धारा है उसके खर्च की दर को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। और विद्युत शक्ति के अंदर आप लोगों को क्या याद रखना होता है? विद्युत शक्ति के अंदर आपको दो तीन फॉर्मूले हैं जिन्हें आप लोगों को याद रखना होगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला होता है P बराबर W बटे T। P बराबर W बटे T। इसकी यदि आप लोग परिभाषा बनाओ तो वो क्या है? किसी भी एकांक समय में किया गया कार्य जो होता है वो क्या होती है? एक प्रकार की विद्युत शक्ति होती है। विद्युत शक्ति का एक और जो फॉर्मूला है वो क्या है? P बराबर I स्क्वायर R। क्या है? P बराबर I स्क्वायर R। एक और होता है P बराबर V स्क्वायर बटा R। P बराबर V स्क्वायर बटे R। यदि आप लोग ये तीनों फॉर्मूले याद कर लेते हैं तो इन्हीं तीनों फॉर्मूलों के अंदर से क्या आता है? आपका सवाल आता है। समझ गए क्या? एक और होता है P बराबर VI। P बराबर VI। ये चार फॉर्मूले आप लोगों को याद करने हैं जिसके अंदर से क्या आता है? सवाल आता है। अब जो विद्युत शक्ति होती है उसको हम लोग नॉर्मली क्या होता है? विद्युत शक्ति को कैसे मापते हैं ना? घरों में जो मीटर लगे होते हैं, मीटर में क्या आती है? यूनिट। क्या आती है? यूनिट। तो विद्युत शक्ति को मापा जाता है किसमें? यूनिट में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? यूनिट में मापा जाता है। तो यहां से भी एक सवाल बनता है कि ये जो एक यूनिट है वो किसके बराबर होती है? तो बेटा याद रखना, एक यूनिट जो होती है वो बराबर होती है 1 किलोवाट पर हावर। और इसको यदि हम लोग बदलना चाहें आसान भाषा में तो इसको 1 किलोवाट को क्या लिख सकते हो? 1000 वाट। किलो में कितने होते हैं? 1000 होते हैं। तो 1 किलो मतलब 1000 वाट गुणा हावर को आप लोगों को किसमें बदलना पड़ेगा? सेकंड में बदलना पड़ेगा। किसमें बदलना पड़ेगा? सेकंड में। आप कहेंगे सर सेकंड में क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि आप लोगों को एक बात का पता होना चाहिए कि जो एनर्जी होती है वो होती है Q गुणा T। सॉरी, जो एनर्जी होती है आपकी वो क्या होती है बेटा? P गुणा T होती है। क्या होती है? P गुणा T होती है। और P जो होता है वो होता है आपका वाट और T जो होता है आपका समय वो किसमें होता है? सेकंड में। किसमें होता है? सेकंड में। तो यहाँ पर जो P जो है वो वाट में है, इसलिए हम लोगों को इस यूनिट में जो किलो दिया गया है इसको सीधा वाट में बदलना पड़ेगा और जो घंटे दिए गए हैं इसको किसमें बदलना पड़ेगा? सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? 1000 गुणा 3600 सेकंड हो जाएगा। समझ गए क्या? तो यूनिट जो एनर्जी की जो यूनिट है यानी एक यूनिट बराबर 36 गुणा 10 की पावर 5। 36 गुणा 10 की पावर 5 ये होती है आपकी एक यूनिट। क्या होती है? आपकी एक यूनिट होती है। तो ये था हमारा 11वें चैप्टर का एक फास्टेस्ट रिवीजन जिसके अंदर हम लोगों ने जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं सारी की सारी चीजें कवर कर ली हैं। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको आपके लिए 11वां चैप्टर है वो एकदम मक्खन हो जाएगा, यानी कि उसको पढ़ना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और एक बात कहूंगा कि कभी भी जो छोटी मोटी मुसीबतें या फिर कई बार क्या होता है कि आप लोग पढ़ते पढ़ते डिमोटिवेट हो जाते हैं ना, ये लगता है आपको कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो आपको इन छोटी मोटी चीजों से घबराना नहीं होता है। क्योंकि वो कहा है किसी ने
कि तेरी मेहनत में कोई कमी नहीं थी, ये तो वक्त का एक मोड़ आया है, तू आज भी वो चमकता सूरज है, बस तेरे सामने एक बादलों का छोटा सा लोर आया है। तू मेहनत कर, यूं डर मत इन छोटी सी मुसीबतों से, क्योंकि तूने कामयाब होने का संकल्प उठाया है। तो ऐसी छोटी मोटी मुसीबतों से डरना नहीं चाहिए कभी भी, है ना। आप लोग बस पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं। और बस इतने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, जय हिंद, खुश रहो।